माधव शेठ रियलमी को छोड़ के ऑनर टेक के सीईओ यहाँ पर बन गए, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है आखिर रियलमी के ऊपर क्या पड़ा है? क्योंकि रियलमी देखा जाए तो एक टाइम पे बहुत अच्छा करती थी, बहुत बढ़िया बढ़िया फोन्स निकालती थी, लेकिन इस साल की बात करें फोन्स तो उन्होंने कुछ निकाले लेकिन डेफिनेटली स्लो डाउन आया है, लेकिन लॉन्चेस अभी भी रोके नहीं है। इसके साथ ही इस साल एक खास बात देखी रियलमी के साथ, एक भी फ्लैगशिप फोन लॉन्च नहीं किया। इंडिया में GT सीरीज का एक भी फोन लेकर नहीं आया। और तो और बात यहाँ पर सिर्फ यही नहीं कि माधव शेठ यहाँ पे छोड़ के गए, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑनर टेक के अंदर पूरी की पूरी माधव शेठ की टीम भी चली गई, यानी कि माधव शेठ तो अकेले रियलमी से निकले और अपनी पूरी टीम को भी ले गए। लेकिन इसके बाद आखिर रियलमी की कहानी क्या हो सकती है? देखो, सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा आपको कि रियलमी की जो शुरुआत थी ना, वो माधव शेठ थे जिन्होंने इंडिया के अंदर करी थी। बेसिकली माधव शेठ तो रियलमी का यहाँ पर फेस थे, लेकिन डेफिनेटली जो पीछे से बैकिंग थी ना, वो बीबी के ग्रुप की थी। और बीबी के ग्रुप का 2018 में सिर्फ एक मोटिव था, और वो था Xiaomi जैसी कंपनी को हराना। क्योंकि 2017 के एंड तक Xiaomi इंडिया में नंबर 1 ब्रांड बन गया था, और वो सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस का यूज करके बना था। और बीबी के साथ ये सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उनके जितने भी ब्रांड थे ना, सबकी प्रेजेंस ऑफलाइन में अच्छी थी बजाय कि ऑनलाइन में। और उन्हें एक ऐसा कंपेटिटर चाहिए था जो यहाँ से Xiaomi के साथ ही लड़ सके, और उन्होंने क्रिएट किया रियलमी को। और रियलमी ने भी देखा है तो Xiaomi की हर एक स्ट्रेटेजी को कॉपी करते हुए उससे बेटर परफॉर्म करना शुरू करा। और एक बात तो देखा तो रियलमी की शुरुआती दिनों में काफी अच्छी थी, वो ये थी कि सबसे अच्छी स्पेसिफिकेशन, एक अच्छा फोन कम से कम प्राइस के अंदर लेकर आ जाओ और लोग आपका फोन लेंगे। और यही हुआ। 2018 में शुरुआत करी, 2019 में एक से एक फोन निकाले, और ये मैं कहता हूँ कि 2019 सबसे बेहतरीन टाइम था रियलमी का। एक से एक फोन आते थे, सॉफ्टवेयर भी अच्छा होता था, यहाँ तक कि लोग उनके फोन को खरीदना पसंद भी करते थे। मतलब खुद देखिए, 2019 में हमारे पास Realme X जैसा एक फोन था, जिसके अंदर पॉपअप कैमरा, एक एमोलेड स्क्रीन, ट्रूली बेजललेस डिजाइन, बिना किसी नॉच या फिर बिना किसी पंच होल के, इवन अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, वो भी 20,000 रुपीज के अंदर। यार ये बहुत सही चीज थी। लेकिन पता है, ये जो सस्ते में अच्छे फोन्स निकालने का जो पूरा मॉडल है ना, इसमें एक बहुत बड़ी कमी है, और ये कमी रियलमी ने भी फेस करी और Xiaomi ने भी फेस करी है। क्योंकि एट द एंड कोई भी कंपनी जो मोबाइल फोन मार्केट में है ना, वो पैसे बनाने के लिए बैठी है, वो कोई चैरिटी करने के लिए नहीं बैठी। और हर एक कंपनी को ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना है। और जब आप एक अच्छा फोन सस्ते में देते हो ना, प्रॉब्लम बस ये रहती है कि उस पर उतना मार्जिन नहीं निकल पाता। आप भले ही मार्केट शेयर ले लो, लेकिन जब तक आप पैसा नहीं बना रहे हो ना, तब तक आपके मॉडल को सक्सेसफुल नहीं बनाया जा सकता। अब इस चीज से आगे निकलने के सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला रास्ता तो फोन की कीमत को ज्यादा किया जाए, और यही रियलमी ने किया। रियलमी के फोन्स की कीमत 2020 से हल्की सी ज्यादा होने लगी। वो अपने प्रो मॉडल ले आए, बाद में अपनी H सीरीज को ले आए, उसके बाद GT सीरीज को ले आए, और लगभग 30,000 रुपए के ऊपर भी अपने फोन्स को ले आए। यानी कि मार्केट में और महंगे फोन्स को यहाँ पर लेकर आते रहो, जिससे आपके जो फोन्स होते हो बिकते रहेंगे और उनसे पैसे ही बनाते रहोगे। इवन माधव शेठ ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि यहाँ पे जो रियलमी है वो आने वाले समय में अपना फोल्डेबल फोन भी लेके आएगी। यानी कि माधव शेठ के टाइम पे जो कंपनी के प्लान्स थे वो काफी ज्यादा बड़े थे। यहाँ तक कि माधव शेठ ने ये भी प्रॉमिस किया था कि हमारे फोन्स के अंदर कभी एड्स और ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, उसके बाद हमें पता है रियलमी के फोन्स के अंदर ब्लोटवेयर और एड्स काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे। मतलब एक टाइम तो ऐसा आ गया कि जहाँ पे Xiaomi के फोन से ज्यादा ब्लोटवेयर आपको रियलमी में देखने को मिलता है। खैर देखा जाए तो इसके लिए लोग माधव शेठ को ब्लेम करते हैं, लेकिन वो ब्लेम करना सही नहीं है, क्योंकि बेसिकली माधव शेठ सिर्फ एक एम्प्लॉय थे, और वो सिर्फ वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे जो उनके बॉस से उनके एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पर देते। क्योंकि बेसिकली माधव शेठ रियलमी से पहले ओप्पो के अंदर सेल्स डायरेक्टर थे। उसके बाद उन्हें बनाया गया इंडिया का सीईओ, और उन्होंने इंडिया के लिए स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाई। लेकिन डेफिनेटली जो इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो कर रहे थे, जो उनके ऊपर जो दूसरी चाइनीज लीडरशिप बैठती है, वो उनके कर रहे थे। लेकिन देखा तो लोग पूछते कि आखिर माधव शेठ के निकलने के बाद आखिर इंडिया में रियलमी का सीईओ यहाँ पे कौन है? मैं आपको बता सकता हूँ, रियलमी का सीईओ है स्काई ली, जो कि माधव शेठ के साथ ही उन्होंने इस कंपनी को फाउंड किया था। ये एक चाइनीज है, और इन्होंने ही अभी इंडिया के अंदर ऑपरेशंस वगैरह को देखते हैं ऊपर से। लेकिन ये इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे, थोड़े से लो प्रोफाइल रहते हैं। लेकिन हाँ, काफी अलग अलग जगह इनके इंटरव्यूज वगैरह आपको देखने को मिले। लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि माधव शेठ इकलौते ऐसे पर्सन नहीं थे जो यहाँ से रियलमी से निकल कर गए। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, यहाँ पर रियलमी को जब माधव शेठ ने यहाँ पे शुरू किया था ना, तो उनके साथ एक और पर्सन थे जिनका नाम था लेवाई ली। वो भी पहले ओप्पो में थे,
फिर वहां से Realme के अंदर गए, Realme इंडिया को ग्रो किया, उसके बाद Realme यूरोप में गई, Realme यूरोप को ग्रो किया। लेकिन 2020 में उन्होंने भी Realme कंपनी को छोड़ दिया और उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक और मोबाइल फोन की कंपनी शुरू करी। क्या आप गैस कर सकते हो उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है नथिंग और उस दोस्त का नाम था कार्ल पे। यस, ये एक ऐसी बात है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है और इसी बात पे आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। और आज के समय जो मिस्टर लेवाइनी है, को फाउंडर भी है नथिंग कंपनी के और डे वन से नथिंग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे। लेकिन अभी अगर हम माधव शेठ और Realme पे आए तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ा कंपनी के ऊपर वो एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात बताना चाहूंगा कि माधव शेठ ने अकेले तो छोड़ी नहीं कंपनी, उनके साथ जैसा कि हमें पता है उनकी पूरी टीम ने छोड़ी। और इस साल काफी सारे लोग Realme से निकल के ऑनर टेक के अंदर चले गए और इसका एक इम्पैक्ट Realme के ऊपर ये पड़ा है कि Realme आज के समय में हायरिंग कर रही है, यानी कि काफी सारी जॉब ओपनिंग्स है Realme के अंदर। और कोई भी अगर आप में से शायद Realme को ज्वाइन करना चाहता है, उसे आगे ले जाना चाहता है, तो डेफिनेटली वो चीज वहां पे ट्राई कर सकता है। लेकिन काफी सारे लोग निकलने के बाद आज के समय में Realme लिटरली यहाँ पे हायरिंग वगैरह कर रहा है। लेकिन फिर भी Realme के फोन्स मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। और अगर मैं IDC रैंकिंग के बारे में बात करूं तो Realme की रैंकिंग लिटरली थर्ड पोजीशन पर आती है। मतलब हर एक ब्रांड को अगर मैं सब ब्रांड से अलग कर दूं तो नंबर 1 पे Vivo आता है, सेकंड पोजीशन है सैमसंग की, थर्ड पोजीशन आपकी Realme की आती है, जो कि काफी अच्छी चीज है कि Realme अभी भी मार्केट में टिका है। लेकिन वो सिर्फ इसलिए टिका है क्योंकि उसके बजट फोन्स यहाँ पे ज्यादा बिकते हैं और यहीं पे Realme के साथ दिक्कत है। उसका अगर मैं इस साल की स्ट्रेटेजी देखूं ना तो 2023 में एक भी फोन उसने 30,000 रुपीज के ऊपर यहाँ पे लॉन्च नहीं किया। यहाँ तक कि GT सीरीज को सर्टिफिकेशन भी मिला था BIS के ऊपर, लेकिन GT सीरीज को वो इंडिया में टोटली यहाँ पर नहीं ला पाई। यहाँ तक कि GT सीरीज के पुराने जितने भी फोन्स थे मार्केट में जो अभी भी है, उन सब के दाम गिरा के उनका स्टॉक यहाँ पे क्लियर कर रही है। और उसने समझ लिया है कि जिस सेगमेंट में वो अच्छा खेलते वहां पर वो खेलते रहेंगे। यानी कि मोबाइल फोन्स के अंदर अगर हम सस्ते में 30,000 रुपए के अंदर मार्केट अगर जो पकड़ रखा है वहां पे हम अपने फोन्स को यहाँ पर बेचेंगे। महंगा फोन अगर हमारा नहीं बिकता तो हमें वहां पे खेलना ही नहीं है। ये बहुत स्मार्ट मूव किया। लेकिन वही देखा तो अगर आपको याद है तो 1.5-2 साल पहले Realme ने बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया था। जैसे की बात करें, उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट निकाले थे, अपना पूरा इकोसिस्टम बना रहे थे। Realme टेक लाइफ जैसा ब्रांड था, यहाँ तक कि डीजो जैसी कंपनी भी यहाँ पे शुरू हुई थी, जिसे कहा गया था कि Realme के टेक लाइफ इकोसिस्टम का फर्स्ट ब्रांड होगा। लेकिन डीजो का क्या हाल हुआ वो आपको यहाँ पे पता है। Realme टेक लाइफ वो भी उनका नहीं चला, यहाँ तक कि उसका ट्विटर हैंडल को Realme Narzo नाम से रीब्रांड कर दिया गया। और देखा तो एक टाइम पे Realme बहुत सारे फोन्स को लॉन्च करता था ना, उनके लॉन्चेस बहुत तेजी से कम हो गए, बहुत लिमिटेड लॉन्चेस आज के समय में करने लगे हैं। मोबाइल फोन वाले मार्केट में तो पकड़ बना रखी है, लेकिन दूसरे मार्केट जहाँ पे वो कोशिश कर रहे थे पेनिट्रेट करने का, जैसे कि लैपटॉप्स, टैबलेट, टीवीज वगैरह हो गए, वहां पे यार अपनी वो पोजीशन Realme यहाँ पे जमा नहीं पाए। तो आखिर फ्यूचर क्या होगा Realme का? देखो, मेरे हिसाब से मोबाइल फोन्स तो वगैरह निकालते रहेंगे और लिमिटेड जगह फोकस करेंगे, क्योंकि Realme BB के ग्रुप का हिस्सा है और BB के ग्रुप इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होने वाला। इवन Oppo और OnePlus की बैकिंग है पीछे से, और Oppo OnePlus की R&D का यूज करके लोग आसानी से कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर ला सकते हैं। ये इनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन पीछे से OnePlus और Oppo इनकी भी हालत थोड़ी सी नाजुक है। यानी कि Oppo एक टाइम पे प्लान कर रही थी कि मोबाइल फोन के अपने खुद के प्रोसेसर निकाले, लेकिन रिसेंटली उन्होंने अपने इस डिवीजन को बंद कर दिया और जो लोग Oppo के लिए प्रोसेसर और चिप्स बना रहे थे ना, उनको भी यहाँ से निकाल दिया। और एक इंटरेस्टिंग बात तो अब बताता हूँ कि Xiaomi ने उन इंजीनियर्स को अप्रोच किया और उनको Xiaomi के अंदर ले आए और बोला कि आप पहले Oppo के लिए प्रोसेसर बना रहे थे, अब वो छोड़ो, आप Xiaomi के अंदर आ जाओ, हमारे लिए प्रोसेसर बनाओ। खैर, ये भी कहानी मार्केट के अंदर चल रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है, क्या Realme क्या फिर से वापस वैसा ही कमबैक कर पाती है जो वो नहीं कर पाई थी पहले? और क्या Realme को कोई नया फेस देखने को मिलता है? क्योंकि देखा तो माधव शेठ एक फेस थे Realme का, लेकिन जब से वो निकले ना तो Realme एक दूसरा ही फेसलेस ब्रांड बन के रह गया। तो क्या दूसरा फेस यहाँ पर आता है? क्या कमबैक करते? क्या कभी GT सीरीज देखने को मिलती है या कभी उसका इकोसिस्टम यहाँ पे पॉपुलर होता है? सवाल बहुत सारे हैं, इसके जवाब हमें आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोग को पसंद आई होगी और कुछ ऐसी बातें जाननी होंगी जो आपको शायद कहीं और देखने को नहीं मिले। और इसी बात पे आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वन में। गुड बाय।